सोफिया और इंद्रजीत के बीच हुई डील की निशानी उस माइक्रो एसयूवी के अंदर के हालात दे रहे थे। सीट के कवर उलझे हुए थे। दरवाजे के ग्लास और विंडशील्ड पर पसीने से बने पंजों के हल्के धुंधले निशान थे। डैशबोर्ड पर रखे परफ्यूम उल्टे हुए थे तथा फर्श पर पानी की बोतल लुढ़क रही थी। आगे की सीटें पूरी तरह से झुकी हुई थीं, जिन पर सोफिया और इंद्रजीत का निर्वस्त्र शरीर एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ था। नीचे पड़ा इंद्रजीत बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। सोफिया अभी भी उसके ऊपर ही विराजमान थी और उसके चेहरे पे वैसे ही भाव थे जैसे उसने किसी जंगली घोड़े को काबू में कर लिया हो। इंद्रजीत का पुरुषत्व अभी भी सोफिया के कब्जे में था। डील सफल रही थी। डीएसपी आशीष को उस घटना के बाद से ही उन दो आदमियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इधर उसे अपने मातहतों से खबर मिली कि बबलू और रोहित अपने घर पर पहुंच चुके हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। लोकल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वो अपनी उम्र से 10 से 15 साल ज्यादा एजड लग रहे थे। वो दोनों खाना नहीं खा पा रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि वो अपने शरीर को दांतों से नोचने लगे थे। दोनों का इस समय मानसिक इलाज चल रहा था। पैरानॉर्मल क्षेत्र में हालांकि उसका फील्ड अनुभव सीमित ही था, लेकिन इस खबर के मिलने के बाद से ही आशीष को आभास हो गया था कि उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। उसने अपने मित्र रचित को फोन किया और उसे उन दोनों लड़कों की हालत के बारे में बताया। रचित ने उन दोनों की मदद करने का आश्वासन दिया और जल्द ही उससे मिलने की बात कही। आशीष को पक्का विश्वास हो चुका था कि उस रात जिनसे इनका सामना हुआ था वो रोहित और बबलू ही थे, लेकिन उसे पता था कि इस केस में रोहित और बबलू विक्टिम है, कल्प्रिट नहीं। इसलिए उसने इस केस को क्लोज कर दिया। वो अपनी स्पेशल एसयूवी में बैठा हुआ था और चेकपोस्ट के एंड में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। सौम्या चेकपोस्ट के पास बने कैबिन में सो रही थी। आशीष से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक काली डांसिंग एसयूवी थी, लेकिन उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस तरह की डांसिंग कार किसी भी टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो अपने एसयूवी के फ्रंट पैनल को यूं ही कैलिब्रेट करने लगा और अचानक उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। उस डांसिंग एसयूवी के पास ही स्क्रीन पर 2 बिंदु से दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से सौम्या के कैबिन की ओर दौड़ा। इधर इंद्रजीत और सोफिया के बीच एक और राउंड शुरू हो चुका था। सोफिया चीखती जा रही थी। उसे आभास होने लगा कि ये जंगली घोड़ा इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है। उन दोनों की इंटेंसिटी से एसयूवी ऐसे हिल रही थी मानो वो गत्ते की बनी हुई हो। इंद्रजीत का दायां हाथ सोफिया के पसीने से भीगे पीठ पर तेजी से फिर रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से उसकी नाभि को दबाया हुआ था। दाएं हाथ की उंगलियों से वो उसकी पसीने से भीगी पीठ पे तेजी से कोई चिन्ह बनाता जाता और उसे उतनी ही तेजी से मिटाता भी जाता। सोफिया को एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले के 3 राउंड में वो पूरी तरह डोमिनेटिंग रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग बात थी। वो इतनी अग्रेसिव हो चली कि मानो सीट समेत एसयूवी के फर्श को फाड़ जमीन में समा जाना चाहती हो, लेकिन ये केवल थोड़े ही धक्कों की बात रह गई थी। एक तेज चीख के साथ वो निढाल हो गई। इंद्रजीत के ऊपर पड़ी वो हांफे जा रही थी। तुम जैसा आज तक कोई मर्द मुझे नसीब नहीं हुआ। अपनी सांस को काबू में करते हुए वो आगे बोली, तुम वाकई आंखें ढक सरदार के वंशज हो। हाँ। इसी के साथ वो इंद्रजीत के सीने से चिपक गई। इंद्रजीत कुछ नहीं बोला, बल्कि अपना हाथ उसके बालों पर यूं फिरा रहा था मानो उसे वहां किसी चीज की तलाश हो। तुम भी किसी से कम नहीं हो। थोड़ी देर बाद वो भी बोला, वैसे मुझ जैसे कितने तुम्हें नसीब हुए हैं। इंद्रजीत ने सोफिया के कहे शब्दों के जाल में उसे घेरा। सोफिया मुस्कुराते हुए बोली, हम फ्री सेक्स में यकीन करते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कितने हैं। तो तुम्हें फ्री सेक्स में यकीन है, लेकिन सेफ सेक्स में नहीं। हाँ, इंद्रजीत ने व्यंग किया। इस पर हंसते हुए सोफिया बोली, जब तुम हमें ज्वाइन कर लोगे
तब तुम्हें महसूस हो जाएगा कि हर सेक्स सेफ सेक्स होता है। लेकिन मुझे तो तुम चाहिए। अगर तुम मुझे मिलती रहोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी संस्था ज्वाइन करने को तैयार हूँ। सोफिया की आंखों में विजयी चमक सी आ गई। अचानक गाड़ी के बाहर उन्हें गोली चलने की हल्की आवाज सुनाई दी और सोफिया की आंखों में जैसे खून निचुड़ गया हो। वो तेजी से इंद्रजीत के ऊपर से उठ गई और डोर विंडो से बाहर देखने लगी। डॉक्टर सोमिया इस समय अपने कैबिन में नहीं थी, शायद वॉशरूम में गई थी। आशीष ने इंतजार करना बेकार समझा और तुरंत अपनी एसयूवी में बैठ गया। अपनी एसयूवी को स्टार्ट किया और साइलेंट मोड में उसे उन दो बिंदुओं की ओर बढ़ा दिया। करीब 200 मीटर की दूरी पर उसने एसयूवी रोक ली और एक बार पैनल पे उन बिंदुओं की पोजीशन को समझने लगा, जैसे अपने दिमाग में बसे मैप पर मार्कर लगा रहा हो। उसने एसयूवी के ट्रंक को खोला और उससे लगे एडवांस मॉनिटर से उन बिंदुओं के बारे में एनालिटिकल जानकारी निकालने लगा। फिर उसने एक स्पेशल बॉक्स में से शॉटगन निकाली और उसमें स्क्रीन के बताए एनालिसिस के अनुसार सूटेबल एमओ लोड करने लगा। फिर दूसरे जरूरी सामान को उसने अपने बेल्ट में रखा और पैदल ही निकल पड़ा। इस बार वो पूरी तरह से तैयार था। वो धीरे धीरे उन बिंदुओं की लोकेशन की ओर बढ़ने लगा। वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था और पेड़ों की ओट ले लेकर प्रोसीड कर रहा था। आखिरकार उसे वो दोनों विजिबल होने लगे। जंगल के एकदम छोर पे बने पेड़ों के ओट में ये दो अजीब से वनमानुष जैसे जीव थे। इनका साइज करीब 7 फुट रहा होगा और काफी भारी नजर आ रहे थे। आंखें बड़ी सूजी हुई और सिर मेंढक की तरह लंबा, बिना स्किन और मांस का, केवल हड्डियां ही हड्डियां, जिनके बीच में मांसपेशियां और धमनियां दौड़ रही थी। वो उस काली एसयूवी की ओर ध्यान से देख रहे थे। एसयूवी ने हिलना बंद कर दिया और जैसे वो दोनों नींद से जागे, कुछ महसूस कर वो आशीष के छुपने की तरफ देखने लगे। आशीष आज पूरी तरह से तैयार आया था। उसने कवर से ही एक ग्रेनेड उनकी ओर फेंका, जो ठीक उनके मध्य गिरते ही फट गया। उससे सफेद पीला पाउडर सा निकला और उस पाउडर ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। चिल्लाने के लिए खुले उनके मुंह से गूं गूं की आवाज निकल रही थी। पृथ्वी तेजी से पेड़ की ओट से बाहर निकला और उन पर गोलियां चलाने लगा। पहली गोली एक वनमानुष के चेहरे पर लगी और उसका चेहरा आग से घिर गया। पहले ग्रेनेड से राहत और फिर अपने साथी का ऐसा अंजाम देख दूसरा जीव भागने के लिए पलटा ही था कि आशीष के शॉटगन से 2 राउंड फायर हुए, जो उस जीव के निचले हिस्से और पैर पर लगे और वो वहीं गिर पड़ा। उसका उस जीव को जिंदा पकड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो उस जीव तक पहुंचा। उस जीव ने अपने आखिरी प्रयास में उस पर पंजों से झपट्टा मारा और आशीष ने एक गोली उसके गले में उतार दी। पाउडर से सने उसके गले में जैसे ही गोली लगी, वो ऐसे जलने लगी जैसे दिवाली की फुलझड़ी। उसका सिर जलते जलते धड़ से अलग होकर जमीन पे गिर गया। इन दोनों के मरते ही ऐसा लगा उनके शरीर से कुछ निकलना चाह रहा हो, लेकिन पाउडर ने चादर की तरह उन अदृश्य चीजों को ढक रखा था। आशीष थोड़ा पीछे हो गया। अब उसके हाथ में एक दूसरा ग्रेनेड था। उसने उस ग्रेनेड का बटन दबाया और उन दोनों अदृश्य चीजों के ऊपर उछाल दिया। जैसे ही ग्रेनेड फटा, उससे निकली पानी की छोटी छोटी बूंदों ने आसपास का पूरा इलाका भिगो दिया। पानी की बूंदें जब उन पाउडर से ढकी अदृश्य चीजों पर पड़ी तो उनमें आग लग गई। वो अदृश्य चीजें तेज लाल लपटों के साथ जलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो चीख रही हों और उनकी चीखें शॉक वेव के रूप में पूरे वातावरण में फैल रही थी। कुछ ही क्षणों में वातावरण में शांति सी छा गई। वातावरण में हल्की सी धूपबत्ती के जलने जैसी सुगंध फैली हुई थी। उन दोनों वन मानुष जीव के शरीर बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुके थे। अब वहां सड़े गले मांस, बाल
व नाखून आदि के अलावा कुछ नहीं बचा था। उधर सोफिया का पूरा शरीर कांप रहा था। वो डोर विंडो से बाहर की ओर देख रही थी, जहां थोड़ी दूर पर आशीष खड़ा था और उसके सामने कोई चीज जल रही थी। सोफिया को मानो कोई दौरा पड़ा और वो इंद्रजीत के ऊपर ही गिर पड़ी। इंद्रजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने किसी तरह अपने कपड़े पहने और सोफिया को बगल की सीट पर किया और एसयूवी की ड्राइविंग सीट पे आके उसे कस्बे की तरफ मोड़ लिया। अचानक उसे सोफिया की स्थिति का ध्यान आया और उसने एसयूवी को रोक लिया। उसे थोड़ी दूर पे डीएसपी आशीष दिखाई दिया, जो जमीन पर कुछ एग्जामिन कर रहा था। उसने सोफिया की अवस्था को ठीक किया, फिर उसने मोबाइल से किसी को मैसेज किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी।